मोचीपुर गांव मशहूर था अपने तरह तरह के जूतों के लिए। वहाँ अलग अलग मोची तरह तरह के जूते बना के बेचते और अपना घर चलाते। इसी वजह से आसपास के गांव के मोची भी मोचीपुर में अपना डेरा बसाने लगे थे। इसी गांव में लाखन नाम का एक मोची था, जो कि एक झोपड़े में रहता था और मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। एक दिन लाखन की पत्नी गिरिजा उससे बोलती है, सुनिए जी, घर में राशन खत्म होने वाला है। मुझे तो इस बात का डर है कि आने वाले दिनों में हमारा क्या होगा। सर्दियां आने वाली है, मुझे तो चिंता लगी रहती है कि अब आगे हम क्या करेंगे। हमारे पास तो एक कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या। हमारे गांव में बहुत ज्यादा मोची हो गए हैं। आसपास के गांव के मोची भी अब यहाँ अपना धंधा जमाने आते जा रहे हैं। इसके चलते मुझे भी कम दाम पे जूते बेचने पड़ते हैं। मैं खुले आसमान के नीचे एक छतरी लगा के सबसे अलग थलग बैठता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो गिरिजा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इसका तोड़ तो मुझे निकालना ही होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है जी। उस रात लाखन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो करवट बदल बदल के बस यही सोच रहा था कि धंधे को आगे कैसे बढ़ाए। अगले दिन लाखन सुबह जल्दी से उठ जाता है। चलो, ये कुछ पैसे हैं, इनसे मैं जूते बनाने के लिए चमड़ा ले आता हूँ। लाखन एक दुकान पे पहुंच जाता है और दुकानदार से कहता है, भाई जी, जरा इन पैसों से चमड़ा तो देना। अरे वाह लाखन, आज तू पैसे लाया है, मेरी पिछली उधारी कब देगा? अरे रे साहब, दे दूंगा। आज बस इस चाम से जूते बना लूं, फिर आपका सारा उधार चुकता दूंगा। लाखन चमड़े की दुकान में अपनी नजरें दौड़ा रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक सुंदर से जरी के धागे पे पड़ती है। अरे साहब, वो जरी कैसी है? पहले तो कभी नहीं देखी आपकी दुकान पे। अरे लाखन, ये तो दर्जी मेरे यहाँ दे गया। मैंने अपनी पत्नी की साड़ी पे जरी लगवाई थी, उससे बची हुई जरी दे गया। लेकिन तू काहे पूछ रहा है? अगर ये आपके काम की ना हो तो क्या मैं ये ले जाऊं? अच्छा चल ले जा, मगर तू इसका करेगा क्या? विचित्र काम करूंगा इससे। दुकानदार लाखन को चमड़ा और वो जरी की डोरी दे देता है। लाखन घर आ जाता है और चमड़ा काटने का काम शुरू कर देता है। लाखन चमड़े से एक जोड़ी जूते बनाता है और उन्हें जरी वाली डोरी से मजबूती से सजा देता है कि इतने में गिरिजा उस जूते को देख हंसने लगती है। ये क्या जी, आप ये साड़ी वाली जरी इसमें लगा रहे हैं? अरे तो क्या हुआ, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? अभी जूता पूरी तरह नहीं बना है, जब बन जाएगा तब देखना। अभी जाके अपना काम करो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। लाखन पूरी मेहनत से जूते का एक जोड़ा बना लेता है और फिर गिरिजा को बुलाता है। गिरिजा, ओ गिरिजा, बड़ी हंसी आ रही थी ना तुम्हें मेरे काम पे, अब देखो। अरे वाह, ये जूता तो बहुत सुंदर लग रहा है जी। मैंने ऐसा जूता पहली बार देखा है। आपने कितनी खूबसूरती से इस पे जरी लगाई है। ये देखने में थोड़ा विचित्र जरूर है, लेकिन है बड़ा अच्छा। देखना, बाजार में आपका ये जूता सोने के भाव बिकेगा। सच गिरिजा, तुम सच कह रही हो? ये जूते सच में इतने अच्छे लग रहे हैं? हाँ जी, मैं दिल से कह रही हूँ। मेरी बात लिख के ले लो। आपका ये जूता औरतों को बहुत पसंद आएगा और ठंड के मौसम में और भी ज्यादा बिकेगा। अच्छा, तो फिर मैं इसे तुरंत बाजार ले जाता हूँ। एक मिनट, आपका ये जूता बड़ा विचित्र है। इसका मतलब आप एक विचित्र मोची हुए। मेरा एक सुझाव मानिए, अपनी छतरी पे विचित्र मोची लिख लीजिए। ऐसा करने से हर ग्राहक की नजर आप पे पड़ेगी और पूरे बाजार में आप मशहूर हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। मेरे पास कुछ रंग पहले से ही पड़ा है। मैं अपनी काली छतरी पे सफेद रंग से लिख देता हूं, विचित्र मोची।
लाखन अपनी छतरी पे बड़े अक्षरों में विचित्र मोची लिख देता है। फिर वो अपना बनाया हुआ जूते का जोड़ा थैले में डाल के बाजार की तरफ चल देता है। लाखन बाकी सारी मोचियों से अलग अपनी छतरी खोल के बैठ जाता है और अपने बनाए जूते सामने रख के आवाज लगाने लगता है। जूते ले लो, जूते ले लो, विचित्र मोची के विचित्र जूते, जूते ले लो, जूते ले लो। लाखन की आवाज सुन के एक औरत लाखन के पास चली जाती है। अरे भैया, ये कुछ नए किस्म के जूते हैं क्या? इसकी सजावट तो बहुत प्यारी है, क्या मैं इसे पहन के देखूं? जी जी मेम साहब, जरूर। अरे वाह, ये जूता तो बड़ा आरामदायक है और मेरे पाँव में कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ये जूता खरीदना है। लाखन उस औरत को जूते बेच देता है और उन पैसों से राशन का सामान और चमड़ा खरीद के घर ले जाता है। गिरिजा, देखो तो 1 महीने का राशन ले आया हूँ। अरे वाह, जूते बिक गए क्या जी? मुझे आप पे पूरा विश्वास था। हाँ, जूते बिक गए और मैं अब इसी तरह के अलग अलग विचित्र जूते बनाऊंगा और पूरे मोचीपुर का सबसे बड़ा मोची बन जाऊंगा। तब तो एक जोड़ी मोती वाले जूते मेरे लिए भी बनवा दीजिए। मैंने एक सेठानी के यहाँ काम मांग लिया। उन्होंने मुझे कपड़े धोने का काम दिया है। मुझे पैरों में बिना चप्पल के ठंड लगती है, इसीलिए मैं जूते पहन के जाऊंगी। इसी तरह आपके जूते का प्रचार भी हो जाएगा और हमें कुछ ग्राहक और मिल जाएंगे। अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लाखन 2 जोड़ी जूते बनाता है। वो बाजार में तुरंत बिक जाते हैं। साथ ही वो लोगों की टूटी हुई चप्पल और जूतों को सिल के उन पर मुफ्त की जरी भी लगा दिया करता है, जिससे हर कोई जूते चप्पल उसी से सिलवाता है। कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद लाखन बहुत सारा चमड़ा खरीद के घर ले जाता है और उसके सुंदर और टिकाऊ जूते बना के बाजार में बेचता। कुछ मोती वाले तो कुछ जरी वाले तो कुछ सुंदर फूलों वाले जूते। लाखन का काम जोर पकड़ने लगता है। उधर गिरिजा भी एक सेठानी के यहाँ कपड़े धोने के काम में लग जाती है। एक दिन गिरिजा के जूतों पे सेठानी की नजर पड़ती है। अरे वारी गिरिजा, तू तो कहती थी कि तेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, फिर ये इतने सुंदर और महंगे जूते कहाँ से लाई? तूने मुझसे झूठ तो नहीं कहा था ना? अरे नहीं नहीं सेठानी जी, मेरे और मेरे पति की हालत सच में बहुत खराब है। वो मेरे पति एक मोची है ना, उन्होंने ऐसे जूते बनाना शुरू किया है। मेरी चप्पल बहुत घिस गई थी, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए ये जूते बना दिए। अच्छा, तो ये बात है। क्या तेरा मोची पति मेरे और मेरी बेटी के लिए ऐसे जूते बना देगा? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, ये ले कुछ पैसे, मैं अपना और अपनी बेटी का नाम बता दूंगी। शुक्रिया सेठानी जी। गिरिजा सारी बात लखन को बताती है। लाखन बहुत ही बढ़िया जूते बनाता है, जिसे देख सेठानी काफी खुश हो जाती है। वक्त गुजरता जाता है और मेहनती लाखन और गिरिजा तरक्की करने लगते हैं। गिरिजा, अब हमको एक घर ले लेना चाहिए। नहीं जी, अभी नहीं, ये सर्दियां झोपड़े में कट जाएंगी। आप ऐसा कीजिए, जितने पैसे जमा हुए हैं उनसे एक दुकान किराए पे ले लीजिए। ऐसे आप आराम से काम करके ज्यादा रुपया कमाएंगे। उसके बाद हम एक अच्छा सा घर भी खरीद लेंगे। लाखन गिरिजा की बात मान के बाजार में एक दुकान किराए पे ले लेता है और उस पे विचित्र मोची नाम का बोर्ड लगवाता है। लाखन की दुकान खूब चलने लगती है। उसकी दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और जूतों के लिए धक्का मुक्की होने लगती है, जिसमें एक बच्चा दूर जा गिरता है। लाखन उस बच्चे को उठाता है। अरे, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें भी जूते चाहिए क्या? हाँ, लेकिन कोई मुझे दुकान के अंदर जाने नहीं दे रहा। मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपके यहाँ जूते मांगने आया था। जूते के पैसे मैं आपके यहाँ काम करके चुका दूंगा। अरे अरे, ऐसा मत कहो। भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है, बस एक बच्चे की ही कमी थी। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। गिरिजा तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। लाखन को उस बच्चे पे दया आ जाती है और वो उस बच्चे को अपने घर में ले जाता है, जिसे देख
गिरिजा बहुत खुश होती है। वो दोनों इस बच्चे का लालन पालन करते हैं और उसे अपने बेटे का नाम देते हैं और उसे अपना बेटा बना लेते हैं और उसे स्कूल भी भेजते हैं। देखते ही देखते लाखन मोचीपुर का सबसे बड़ा, मशहूर और अमीर मोची बन जाता है, जैसा कि उसने कहा था। गिरिजा और लाखन अपने बड़े से मकान में एक आलीशान जिंदगी जीने लगते हैं और वो बेटा जिसे उन्होंने सहारा दिया था, पढ़ लिख के जूतों का एक बड़ा सा शोरूम बना लेता है। ढोलपुर नामक गांव में एक मुकेश नाम का मोची अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। वो लोगों के जूते चप्पल सीकर ही अपने घर का खर्च चलाया करता था। एक समय की बात है। अजी सुनते हो, तुम कभी भी मुझे कुछ नहीं दिलाते हो। वो लतिका का पति उसे हर महीने अच्छे कपड़े दिलाता है, गहने दिलाता है, और तुम कभी मेरे लिए एक शॉल तक नहीं लेकर आए। अरे भाग्यवान, वो लतिका का पति एक नंबर का बदमाश है। आए दिन उसका नाम चोरी चकारी में आता है। अब तुम क्या चाहती हो, मैं भी वो सब करूं? जो भी हो जी, मुझे बस ये पता है कि उसका पति उसके लिए खूब सारा सामान लाता है और वो भी आए दिन मुझे बस दिखा दिखा कर जलाती रहती है। देखो नीलम, जितनी मेरी कमाई है उतने में तो मैं बस घर का खर्चा ही चला सकता हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं बेईमानी का कोई काम नहीं करूँगा। अब मेरा समय खराब मत करो, जल्दी से मेरा खाना दे दो, मुझे काम पर जाना है। नीलम डब्बा बांधकर मुकेश को दे देती है और मुकेश उसे लेकर काम पर आ जाता है और मन लगाकर लोगों के लिए जूते सीने लगता है। नीलम सही तो कहती है, आज तक मैंने उसे दिया ही क्या है। ना कभी उसे कुछ अच्छा खिला पाता हूँ और ना ही उसे अच्छे कपड़े लेके देता हूँ। अब मैं ज़्यादा देर तक काम किया करूँगा ताकि मैं भी उसको कुछ दे पाऊँ। मुकेश देर शाम तक दुकान पर लगा रहता है और सुंदर सुंदर जूते बनाकर उनको बेचता है। आज तो अच्छी आमदनी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से नीलम के लिए शॉल ले आता हूँ, वो बहुत खुश होगी। मुकेश कपड़ों की दुकान पर जाकर एक अच्छा सा शॉल ले आता है और घर की ओर जाने लगता है कि तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो ठंड में बैठी बस ठिठुर रहा था। अरे आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? ये शॉल रख लीजिए, क्या पता इससे आपको ठंड से थोड़ी राहत मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे सुनिए भाई साहब, आपने मेरी इतनी मदद की, पर मेरे पास ना तो खाने के लिए खाना है और न रहने के लिए छत। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अरे भाई, मैं खुद एक मोची हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता हूँ। मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो, वहाँ तुम्हें छत भी मिल जाएगी और 2 वक्त की रोटी भी। अच्छा, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे काम में मेरी मदद करनी पड़ेगी। दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या पता अच्छी कमाई हो। क्यों नहीं, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। चलो फिर घर चलो। तुमने अपना नाम नहीं बताया। दूत नाम है मेरा। और मेरा मुकेश। अरे ये किसे ले आया? ये दूत है। किसका दूत है, भगवान का या यमराज का? अरे मेरा नाम दूत है। हाँ, इसका नाम दूत है। ये मुझे रास्ते में बहुत ही बुरी हालत में मिला था। बेचारे के पास ना खाने को कुछ है और ना रहने को छत। ओ मेरे पति, तुम इतने दानवीर क्यों बन जाते हो? हमारे पास अपने खर्च के लिए तो पैसे हैं नहीं और तुम पता नहीं कहां से सड़क से इसे उठा लाए। अरे नीलम, पर ये काम करेगा ना हमारे साथ तो अपना भी खर्चा निकाल ही लेगा। जो करना है करो, चलानी तो तुम्हें अपनी ही है। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और दूत उसकी पत्नी के गुस्से को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों खिलखिला रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, वक्त आने पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। मुकेश दूत को खाना देता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह मुकेश दूत को मोची का सारा काम सिखाता है। इसकी सिलाई यहाँ से ऐसा होगा, ऐसे सिलाई करोगे तो जूता जल्दी नहीं फटेगा।
और ज़्यादा दिन तक चलेगा। जी भाई साहब, मैं बनाकर देखता हूँ एक जूता। दूत बहुत समझदार था। वो मोची के काम को बड़ी ही तेजी से सीखकर जूते बनाने लग जाता है और उसके बनाए जूते बहुत ही सुंदर और मजबूत थे। अरे दूत, ये जूतों तो बहुत ही सुंदर है। 7 साल हो गए मुझे, लेकिन इतनी सफाई तो कभी मेरे हाथों में भी नहीं आई। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये सब बस आप ही की वजह से हो पाया। आप मुझे घर न लाते तो मेरा पता नहीं क्या होता। कोई नहीं, अब मन लगाकर काम करो। हम दोनों इस दुकान को मिलकर बड़ा करेंगे। अब दूत मोची का सारा काम सीख चुका था और वो सुंदर सुंदर जूते सीने लगता है और मुकेश उन जूतों को बाजार में बेचकर उसकी अच्छी खासी रकम ले आता था, जिससे उसकी खूब अच्छी आमदनी होने लगी। ऐसा करते करते मुकेश की दुकान के जूते पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए और मुकेश देखते ही देखते खूब अमीर होता चला गया। अब हर कोई उसी की दुकान से जूते लेना चाहता था और एक दिन मुकेश की दुकान पर नगर के राजा के कुछ सैनिक आए। यहाँ मुकेश के जूतों की दुकान कहाँ है? मैं ही मुकेश हूँ, बताइए क्या काम है। राजा साहब ने तुम्हारे दुकान के बने जूतों की खूब तारीफ सुनी है और वो चाहते हैं कि उनके लिए यहीं से चाम के जूते सिए जाएं। अरे क्यों नहीं। ये लो चाम, ये बहुत ही कीमती चाम है जिसे हमारे राजा ने शहर से मंगवाया है। इसलिए इस चाम के जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। जी बिल्कुल हजूर, इस चाम के मैं जूते ही बनवा दूंगा। और हाँ, हमें ये जूते कल दिन तक ही चाहिए। राजा साहब को कल शाम को शहर घूमने जाना है, तो वो इस चाम के बने जूते पहनकर ही शहर जाना चाहते हैं। ठीक है मालिक, कल शाम तक आपको इस चाम के जूते मिल जाएंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले जाते हैं और मुकेश दूत से, दूत ये लो चाम, ये चाम नगर के राजा साहब ने भिजवाया है। वो कल शहर घूमने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इसी चाम के जूते पहनकर शहर घूमने जाएं। तो कल दिन तक तुम इस चाम के जूते बना दो। और हाँ, जूता ही बनाना, चप्पल मत बना देना। ठीक है, जूता नहीं बनेगा, चप्पल बनानी है। अरे नहीं नहीं, इसका जूता बनाना है, चप्पल नहीं बनानी। थोड़ा समझदारी से काम करना। ये नगर के राजा के जूते हैं, थोड़ी भी चूक हुई तो हम दोनों मारे जाएंगे, समझे? समझ गया, कल दिन तक बना दूंगा मैं। मुकेश इतना कहकर बाजार में जूतों को बेचने के लिए चला जाता है और दूत राजा के लिए जूते सीने बैठ जाता है। अगले दिन, तुमने राजा के लिए जूते बना दिए? नहीं, मैंने उस चाम की चप्पल बनाई, ये देखो। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? कहा था ना चप्पल नहीं जूते बनाना इसके। फिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? भाई साहब, इसके जूते ही बनने थे। अरे जब राजा साहब को जूते चाहिए तो तुम इसकी चप्पल कैसे बना सकते हो? इतना कहकर मुकेश गुस्से में डंडा लेकर दूत को मारने लगता है और दूत जोर जोर से हंसने लगता है। मैं तुम्हें मार रहा हूँ और तुम हंस रहे हो? तुम्हारी इस गलती के लिए हमारी जान तक जा सकती है। मुकेश दूत से बात कर ही रहा था कि तभी राजा के सैनिक मुकेश की दुकान के बाहर आ जाते हैं। अरे वो जूते तैयार हो गए? अरे आप तो दिन में आने वाले थे, इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो राजा साहब का देहांत हो गया है, तो उस चाम के जूते नहीं चप्पल बना देना। मैं दिन में आकर ले जाऊंगा। क्या राजा साहब का देहांत हो गया? हाँ, और उनके यहाँ ये प्रथा है कि अंतिम विदाई पर 100 को चाम की चप्पल पहनाई जाती है, तो इसलिए उस चाम की चप्पल सी देना। चप्पल? हाँ, उस चाम की चप्पल तो तैयार है, आप चाहें तो अभी ले जाएं। तैयार है? हाँ, वो मेरे साथ काम करने वाले ने गलती से इसकी चप्पल सिल दी थी, इसलिए आप उन चप्पलों को ले जाइए। मुकेश सैनिकों को वो चप्पल दे देता है और सोच में पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या दूत पहले से ही जानता था कि राजा साहब को देहांत होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। खैर जो भी हुआ, जान छूटी। मुकेश अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी दुकान पर एक बूढ़ी औरत 2 जवान लड़कियों के साथ आती है। हाँ जी माँ, आपको क्या चाहिए?
मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है, तो इनके लिए बढ़िया सी जूतियाँ चाहिए थी। अच्छा माँ जी, बहुत सारी जुतियाँ हैं, आप अंदर आकर देख लीजिए। माँ जी, ये दोनों बेटियां आपकी हैं? बेटा मेरा तो कोई नहीं था। मेरे पति शहर में बिजनेस किया करते थे, लेकिन उनका देहांत हो गया और ये दोनों बेटियां मैंने गोद ली हैं। इनकी माँ भी बचपन में ही गुजर गई थी। इनके देख रेख करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने ही इनका पालन पोषण किया और इस तरह मुझे इनका और इनको मेरा सहारा मिल गया। बूढ़ी औरत जैसे ही अपनी दोनों बेटियों को लेकर दुकान के अंदर जाती है तो दूत उन दोनों लड़कियों को पहचान लेता है। तुम हंस क्यों रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा पागल है। इतना कहकर मुकेश जल्दी से उस बूढ़ी औरत को जूते दे देता है और उन्हें वहां से भेज देता है और दूत से कहता है, तुम फिर उसी बूढ़ी औरत पर हंसने लगे। आज तुम मुझे अपनी इस हंसी के पीछे का राज बताकर रहोगे। हाँ, आज मैं अपनी हंसी का राज आपको बता सकता हूँ। दरअसल मैं यमराज का दूत हूँ और अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, ये बूढ़ी औरत के साथ दो बच्चे दिख रहे थे ना, इनके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके कुछ दिन बाद इनकी माँ भी मरने वाली थी। लेकिन मैं उसके मरने के दौरान उसके प्राण नहीं लिए और उस पर दया खाकर खाली हाथ यमलोक लौट आया। तब यमराज ने मुझे नियम के विरुद्ध जाने और मेरी मूर्खता को लेकर मुझे मनुष्य योनि में भेज दिया और कहा कि जब तक तुम किसी मूर्खता पर 3 बार जोर जोर से हंसोगे, तभी मनुष्य योनि से तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी। मुझे माफ कर दो, तुम यमराज के दूत हो और तुम्हें डंडे से मारा। कोई नहीं, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जब मैं पहली बार धरती पर आया तो मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे। तुमने मेरी मदद की, मुझे कपड़े दिए। लेकिन जब मुझे घर ले गए तब तुम्हारी पत्नी के व्यवहार को देख मुझे उसकी मूर्खता पर हंसी आई, क्योंकि वो मेरे आने से होने वाले लाभ को नहीं देख पाई। और दूसरी बार जब मैंने राजा के भिजवाए उस चांद के जूते न बनाकर चप्पल बनाई और तुम मुझे मारने दौड़े तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आई, क्योंकि जो भविष्य में देख पा रहा था वो तुम नहीं देख सकते थे। और तीसरी बार मुझे खुद की मूर्खता पर हंसी आई जब मैंने उन दोनों बच्चियों को एक अच्छी स्थिति में देखा, क्योंकि आज अगर उसकी माँ जिंदा होती तो शायद इन बच्चियों की हालत बेहद खराब होती। बस यही था मेरी हंसी का राज। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कैसे अपनी गलतियों की भरपाई करूं? आपने जो किया वो सही था। बस ये याद रखिएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना कहकर दूत मनुष्य योनि से गायब होकर यमलोक में पहुंच जाता है। एक छोटे से गांव में एक शंकर नाम का मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो गांव-गांव में घूमकर लोगों के जूते सिया करता था, लेकिन ये गांव इतना छोटा था कि वो जितना भी एक दिन में कमाता, उससे उसके एक दिन का खर्च भी निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता। ऐसे में एक दिन शंकर ने अपनी पत्नी लतिका से कहा, अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहर चला जाता हूँ। वैसे भी यहाँ पर जो भी कमाता हूँ उससे घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? यहाँ पर खाने पीने के लाले पड़े हैं और आप शहर जाने की बात कर रहे हैं। वहाँ जाने के लिए भी तो रुपया पैसा चाहिए होगा ना। मैंने कुछ पैसा इकट्ठा किया है शहर जाने के लिए। एक बार शहर चला गया तो लतिका खूब सारे पैसे कमा कर लाऊंगा और फिर मुझे मोची का काम भी नहीं करना पड़ेगा। शंकर की ये बात सुनकर लतिका मान जाती है और शंकर अगले ही दिन शहर के लिए निकल जाता है और शहर पहुंचकर वहां की चमक धमक देखकर शंकर की आंखें चमचमाने लगती है। इस वक्त अपना काम शुरू करने के लिए शंकर के पास शहर में कोई ठिकाना नहीं था, तो वो सड़क पर खड़ा होकर जोर जोर से आवाज लगाता, कोई जूते ठीक करा लो, जूते।
शंकर इस तरह से गलियों गलियों में आवाज लगाता है, लेकिन उस दिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिलता। शहर में जीवन जीना तो बहुत ही मुश्किल है। आज तो एक भी ग्राहक ने मुझसे जूता नहीं सिलवाया। मुझे आज की रात तो मुझे ऐसे ही काटनी पड़ेगी। दूसरे दिन भी शंकर हार नहीं मानता और गलियों गलियों में घूमकर फिर से आवाज लगाना शुरू कर देता है। फटा जूता सिलवा लो, जूता बूट पॉलिश करवा लो, फटा जूता सिलवा लो। शंकर ने जैसे ही आवाज लगाना शुरू किया तो एक औरत ने उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। अरे ओ मोची, जरा इन जूतों की मरम्मत तो कर दे। जी हाँ, क्यों नहीं। शंकर मोची घर के दरवाजे पर बैठा और उसने उस औरत के दिए जूते सिल दिए। लीजिए, यह जूते तैयार हैं, एकदम बढ़िया सिया है। सिलाई तो मजबूत है। अच्छा, अब बताइए कितने हुए? केवल 5 रुपया। 5 रुपए का सिक्का लेकर शंकर वहां से चल दिया और जैसे ही वो अगली गली में पहुंचा तो एक और औरत ने उसे पुकारा और दर्जन भर जूते सिलने के लिए दे दिए। ऐसे करते करते कुछ दिनों में शंकर का काम रफ्तार पकड़ने लगा और कुछ 1 महीने में ही शंकर ने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। अब मैं इनमें से कुछ पैसों का गड्ढा खरीद लेता हूँ। वहाँ जाकर गड्ढे को बाजार में लगा दूंगा। गड्ढा सामान लाद कर ले आएगा तो मेरी अच्छी आमदनी होगी। ये कहकर शंकर बाजार से एक गधा खरीद लेता है। जब वो गधा खरीदकर वापस अपने गांव लौट रहा था तो जंगल से गुजरते वक्त उसने वहां चोरों की एक टोली देखी। शंकर दूर खड़े चोरों की टोली को देखकर घबरा गया। हे भगवान, मुझे बचा लो। अगर इन चोरों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझसे मेरा सारा धन लूट लेंगे और मैं फिर एक बार और गरीब हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? शंकर बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और योजना बनाई। उसने 100 रुपए का नोट गधे के गले पर बांध दिया और आगे चल दिया। चोरों ने जैसे ही शंकर को देखा तो उसे पकड़ लिया और उससे कहा, चलो जल्दी करो, अपना सारा पैसा निकालो। देखिए, मैं गरीब मोची हूँ। मेरे पास इस गधे के अलावा और कुछ नहीं है। शंकर के ये कहते ही गधा जोर से चिल्लाया और उसके गले में बंधा 100 रुपए का नोट नीचे गिर गया। सचमुच तुम गरीब हो? तुम्हारे पास ये 100 का नोट कहाँ से आया? हमसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर वो चोर शंकर को पीटने लगे। रुकिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। यह गधा 100 रुपए का नोट उगलता है और इसी तरह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तुम हमें यह गधा दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं बहुत गरीब हो जाऊंगा। अच्छा, तो ठीक है, इसके बदले में हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे। ठीक है, तुम इस गधे का ध्यान रखना, बारी बारी से ही इसे घुमाना, नहीं तो आप आपस में ही लड़ते रह जाओगे। पैसों के लिए मोची ने गधा बेच दिया और अपने घर चला गया। वो बहुत खुश था कि उसे 1000 रुपए मिल गए थे। उस रुपये से शंकर ने मुर्गी फार्म खरीद लिया। वहीं दूसरी तरफ चोर भी गधे को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए थे और उन चोरों के सरदार ने कहा, इस चोर गिरोह का सरदार होने के नाते इस गधे को सबसे पहले मैं रखूंगा। ये कहकर चोरों के सरदार ने गधे को पूरी रात अपने पास रखा, लेकिन गधे ने एक भी 100 का नोट नहीं निकाला। अगले सुबह सरदार ने सभी चोरों को अपने पास बुलाया और कहा, इस गधे ने तो एक भी नोट नहीं उगला। मुझे लगता है हमें उस मोची ने बेवकूफ बनाया है। अब हम उसे सबक सिखाएंगे। उसने हमें साधारण सा गधा 1000 रुपए में बेच दिया। हम उसे अपना पैसा वापस लेंगे और उसकी सजा भी देंगे। चलो चलते हैं। ये कहकर सभी चोर मोची के घर की तरफ चल पड़े। उस वक्त मोची अपने फार्म पर काम कर रहा था। उसने चोरों को आते देखा तो तुरंत अपने घर के अंदर जा घुसा, लेकिन चोरों की नजर से शंकर कहाँ बचने वाला था। चोरों ने जैसे ही शंकर को उस घर में जाते हुए देखा तो उसके घर में घुसकर पहले तो उसकी खूब पिटाई की
और फिर उसे एक बोरे में डालकर उसे सबक सिखाने के लिए अपने साथ ले गए। शंकर भी अब बोरे में चुपचाप लेटा रहा। चोर जब शंकर को ले जा रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर के पास से गुजरे। चोरों में से एक चोर ने कहा, सरदार, सच में बहुत गर्मी है, चलो मंदिर में कुछ देर आराम करें। चोर की बात सुनकर सरदार ने हाँ में सर हिलाया और फिर उन्होंने जिस बोरे में शंकर को रखा था वो बोरा वहीं पर रखा और सब के सब मंदिर में आराम करने के लिए चले गए। वो मंदिर एक पहाड़ी पर था। वहां से एक आदमी अपने सूअरों का झुंड लेकर वहां से गुजर रहा था। जब शंकर ने बोरी में से ही सूअरों की झुंड की आवाज सुनी तो शंकर ने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सूअरों के मालिक ने शंकर की आवाज सुन ली और वह उसके पास आया और शंकर से पूछा, अरे रोको रोको, तुम क्या नहीं करोगे और किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? वह मेरी शादी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं पर मैं नहीं करना चाहता। क्यों भाई, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं राजकुमारी से शादी करता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें इस बोरे में डाल देता हूँ, तुम जाकर राजकुमारी से शादी कर लो। सचमुच? अरे हाँ भाई, पर सबसे पहले मुझे बाहर तो निकालो। सूअरों के मालिक ने मोची को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे में कैद हो गया और शंकर ने उसको बांध दिया और उसके सूअरों को लेकर वहां से चल दिया। शाम को जब चोर आराम करके मंदिर से बाहर आए तो उस बोरे को उठाकर वहां से चले गए और वहीं आधे रास्ते में पहुंचकर उन चोरों की नजर कीचड़ से भरे एक तालाब पर पड़ी। सुनो मेरे बाशिंदों, चलो इस बोरे को यही कीचड़ में फेंक देते हैं, यह कीचड़ ही अब इसे सबक सिखाएगा। चोरों ने सरदार की बात सुनकर उसे कीचड़ में फेंक दिया और वहां से चले गए। वापस आते समय उन्होंने मोची को सड़क पर देखा तो उससे कहा, अरे तुम यहाँ कैसे पहुँचे? हमने तो तुम्हें अभी वहाँ उस कीचड़ में फेंक दिया था। अरे सरदार, उस कीचड़ के नीचे एक जादू स्थान था और वहाँ बहुत सारा सोना था और बहुत सारे सूअर भी थे। वह सूअर उन सोने की रखवाली कर रहे थे। मैं उनकी मदद से बाहर आया हूँ और अपने साथ कुछ सोना भी लेकर आया हूँ। बस मैं अब वहाँ सोने लेने के लिए वापस जा रहा हूँ। रुको, हमें भी उस जादुई स्थान पर ले चलो और सावधान, वहां जाकर तुम सोने को बिल्कुल हाथ मत लगाना। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलो। चोरों की टोली मोची के साथ जैसे ही उस जगह पर पहुंची तो मोची शंकर ने सभी चोरों से कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें पहले खुद को एक बोरे में बंद करना होगा, तभी तुम सबको सोना मिल पाएगा। शंकर की बात सुनकर सभी चोरों ने खुद को बोरे में कैद कर लिया और शंकर मोची ने एक एक कर उन सभी चोरों को कीचड़ में फेंक दिया और उन पर सूअर छोड़ दिए। चोर चिल्लाते रहे और सूअर उन्हें चाटते रहे। ये देखकर मोची उन चोरों पर हंसा और अपने घर की तरफ चल दिया।